हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो एक एक्सटर्नल फील्ड में हमने एक डायपोल को रखा है, तो ये एक्सटर्नल फील्ड है। ओके, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड भी बोल सकते हो। और ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में हमने एक डायपोल को रखा है। डायपोल क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, और दोनों कुछ डिस्टेंस से अलग कर दो तो वो होता है डायपोल। और डायपोल के पास डायपोल मोमेंट होती है और उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये डायरेक्शन हुई पी की, डायपोल मोमेंट की, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की। और ये जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो ये जो एंगल है किसके बीच का एंगल? तो ये पी ये रहा, ये रहा, तो ये एंगल है दोनों के बीच का, जो हम थीटा ले लेते हैं। तो ये जो डायपोल है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वो हम ये थियरी में डिस्कस करेंगे। अब ये पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कहाँ से आती है? डायपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है? तो हम वर्क करते हैं, क्योंकि ये डायपोल को हम रोटेट करवाएंगे तो हम वर्क करेंगे और हमारा जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या हमने सिचुएशन ड्रॉ की है। तो कंसीडर a dipole having a charge charges plus q and minus q placed in an uniform एक्सटर्नल फील्ड। ओके, तो हमने डायपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। अब हम क्या करना चाहते हैं? तो ये डायपोल जो है उसको रोटेट करवाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन टू रोटेट dipole in external field, in an external field by angle, कितने एंगल से? तो मान लो कि चलो एंगल हम θ1 टू θ2। ओके, अब हम वर्क रोटेट करते हैं डायपोल को कितने एंगल से? θ1 टू θ2 एंगल जितना हम उसको रोटेट करते हैं। तो उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन कितना होता है? तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2 टाउ इंटू डी थीटा। देखो ये कोई भी मीन्स ये जो डायपोल है वो डायपोल को हम उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो उस पर उसको इतना वर्क करना पड़ता है। ओके, और ये टाउ क्या है? टाउ है कि जब भी हम डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। ओके, ये हमने रोटेशनल मोशन, हमने जो चैप्टर था रोटेशनल मोशन, उसमें हमने ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था 11th में। ओके, तो ये वर्क क्या होता है? तो ये वर्क होता है कि डायपोल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं। देखो ऐसे हम रोटेट कर रहे हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क लगता है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो इतना होता है। ओके, और यही वर्क हमारा किसमें स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो यहां पर दूसरा, यहां पर टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाता है? तो हियर टॉर्क क्या है? टॉर्क है एंगुलर फोर्स, और ये जो एंगुलर फोर्स कितना होता है डायपोल पर लगता है वो P क्रॉस E। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा कि
अगर डायपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखे तो उस पर लगने वाला टॉर्क इतना होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। ओके, तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। तो यूज वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या मिलेगा, तो u इज इक्वल टू, अब मैं u ही लिखता हूं, u इज इक्वल टू कहां से, θ1 से हम कितना डिस्प्लेसमेंट करवाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 जितना। तो उसके लिए वर्क डन क्या होता है, टाउ इंटू टाउ कितना है, तो टाउ है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। पी, ये जो P है वो कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं, तो पी ई, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना होता है, तो वो होता है माइनस कॉस थीटा। अब ये जो लिमिट होती है वो आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी, θ1 टू θ2। एक बार आप थीटा की जगह पर θ2 रखो, माइनस करके एक बार थीटा की जगह पर आपको θ1 रखना है। तो वो हो जाएगा माइन पी ई, देखो माइनस, एक बार θ2 रखो तो cos θ2 माइनस और माइनस करके, ओके, एक ऑलरेडी माइनस कम करना है और ऑलरेडी एक माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये होगा cos θ1। फिर से एक बात देख लेते हैं, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, θ2 एक बार रखो, माइनस करके θ1 रखो। जब हम θ1 रखेंगे तो ऑलरेडी एक माइनस है और बीच में एक माइनस रूल का आता है, इंटीग्रेशन के रूल का आता है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं पी ई और ये cos θ1 माइनस cos θ2, ये है पोटेंशियल एनर्जी जो हम वर्क करते हैं डायपोल को एंगल चेंज करने के लिए। कितना एंगल चेंज कर रहे हैं हम, θ1 टू θ2। तो वो एंगल चेंज करते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है और वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हुई डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। एक दो पॉइंट और भी हम देख लेते हैं कि हम रेफरेंस किसको लेते हैं। ओके, हमें ये डायपोल को घुमाना है, ओके, रोटेट करवाना है, लेकिन हम स्टार्ट कहां से करते हैं, तो ज्यादातर हम स्टार्ट करते हैं θ इज इक्वल टू 90 डिग्री से। तो हम θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री को हम रेफरेंस लेते हैं। ओके, मीन स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट कहां से करते हैं हम, 90 डिग्री से। अगर हम 90 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और तो θ1 इज इक्वल टू 90 और θ2 कितने एंगल 90 से स्टार्ट करोगे और कितने एंगल पर ले जाओगे, तो कोई भी हो सकता है, वो 0 एंगल हो सकता है, वो 180 हो सकता है, 270 हो सकता है, इसीलिए θ2 कोई भी हो सकता है। इसीलिए आप यहाँ पर θ ही रखो, जो एंगल होगा बाद में आपको रखना पड़ेगा। अगर 180 डिग्री आप घुमा रहे हो उसको डायपोल को, तो यहाँ पर 180 आएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो u इज इक्वल टू पी ई कॉस θ1 कितना है, स्टार्टिंग पॉइंट 90 डिग्री, माइनस कॉस θ2 वो कितना है थीटा, तो कॉस 90 क्या हो जाता है 0। तो यहां पर मिलेगा u इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, माइनस पी ई कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, हम अलग अलग एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे कि डायपोल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मान लो अगर हम डायपोल को θ इज इक्वल टू 0 डिग्री से घुमाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट कितना है 90 डिग्री, वो तो हमने फिक्स कर दिया। अब 90 डिग्री से 0 मीन्स ऐसा है P, ओके, क्योंकि 90 डिग्री कब बनता है, तो ये E की डायरेक्शन और P ऊपर होगा, तो ये θ इज इक्वल टू कितना हुआ 90 डिग्री।
तो अगर 90 डिग्री से आप कितने एंगल पर ले जा रहे हो, 0 डिग्री, 0 डिग्री के लिए आपको ऐसे आना पड़ेगा, तो P ये हो गया और E भी वही डायरेक्शन में, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता है। अगर डायपोल ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा, तो एंगल कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कौन से दो टर्म के बीच का एंगल, तो P डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। तो हमें क्या मिलेगा यहां पर, तो U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो आपको मिला U इज इक्वल टू माइनस P। देखो ये जो एनर्जी होती है वो डायपोल की मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ओके, जब भी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, ये दोनों के बीच का एंगल, तब जो डायपोल है उसके पास मिनिमम एनर्जी होती है। जिसके पास मिनिमम एनर्जी होगी वो कैसा रहेगा, वो ज्यादा मूव नहीं हो पाएगा, मीन्स वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि एनर्जी होगी तो वो कुछ कर पाएगा। तो अगर उसके पास एनर्जी है, कम से कम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है, तो वो ज्यादातर कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए वो जो होता है डायपोल, वो पोजीशन पर कैसा होता है, मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल पोजीशन होती है किसकी, मोस्ट स्टेबल पोजीशन, डायपोल की। तो आप बोल सकते हो कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लोगे तो उसके पास, डायपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और वो पोजीशन डायपोल की मोस्ट स्टेबल पोजीशन होती है। ओके, अब थीटा इज इक्वल टू आप 180 डिग्री भी ले सकते हो। देखो थीटा, जो थीटा 1 है वो तो फिक्स है, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट हमें यहां से लेना है 90 डिग्री। 90 डिग्री से आपको 180 बनाना है, किस दो टर्म के बीच में, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल 180 बनाना है। तो डायपोल को ऐसा ले जाना पड़ेगा। ओके, तो पहले ये डायपोल ऐसा है 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसको अगर ऐसा कर दोगे तो P कहां पर चला गया, तो P ये हो गया और E तो ये डायरेक्शन में है, तो ये दोनों के बीच का ये एंगल होता है, वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ऐसा होगा डायपोल का अरेंजमेंट इन एक्सटर्नल फील्ड में, तो एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो हम देखेंगे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू कितना है, थीटा इज इक्वल टू है 180। थीटा इज इक्वल टू अगर 180 होगा तो cos 180 इज इक्वल टू -1, तो वो हो जाएगा ओनली PE। तो ये देखो, इसके पास एनर्जी है, इसके पास मिनिमम, माइनस है उसका मतलब मिनिमम एनर्जी, इसके पास प्लस है उसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी। तो ये हो गई मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ओके, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई। किसी के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है तो वो ज्यादातर एक जगह पर रुक के नहीं बैठेगा, तो वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करना चाहेगा। इसीलिए ये जो होगी वो उसकी मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन, क्योंकि वो एक जगह पर नहीं रुकेगा, तो मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन हो जाएगी किसकी, डायपोल की। तो यहां पर स्टूडेंट आपको यह पता होना चाहिए कि डायपोल के पास मोस्ट स्टेबल पोजीशन कौन सी होती है और मोस्ट एंड अनस्टेबल पोजीशन कितने एंगल पर होती है, वो हमें पता होना चाहिए। मीन अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आप रखोगे
तो 90 डिग्री यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90, वो जीरो हो गया। तो ये जो होती है कॉस 90 जीरो हो गया, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। इसीलिए हम रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर लेते हैं, 90 डिग्री ऊपर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसके पास एनर्जी जीरो होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो को शेयर कीजिए। लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियो।